हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। नेचर वर्सेस नर्चर। अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। और क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछता है कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डिबेट है, ठीक है। अब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में से नेचर किसको रेफर करता है एंड नर्चर किसको रेफर करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। या कई बार ऐसा आ जाएगा नेचर वर्सेस नर्चर। अब ये दोनों किसको डिनोट करते हैं, किसको रेफर करते हैं, तो आपको बताना है कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है। सो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अब मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करती हूँ, आप इसको याद कैसे करो। नेचर क्या होता है, इसके आगे लिख लो गिवन, ठीक है। नर्चर क्या होता है, जहां पर आपका पालन पोषण होता है, ठीक है। कैसे याद करोगे, नेचर क्या होता है गिवन, नर्चर क्या है जहां पर आपका पालन पोषण होता है। तो अब देखो, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में से क्या गिवन है, हेरिडिटी गिवन है ना, किसके द्वारा गिवन है, पेरेंट्स के द्वारा। तो नेचर क्या है, नेचर है हेरिडिटी। तो नेचर किसको रेफर करता है, हेरिडिटी को, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, या फिर जीन्स को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम आप डाल सकते हो यहां पर, बट मेनली आपने यहां याद रखना है हेरिडिटी। और कई बार हेरिडिटी की जगह बायोलॉजिकल फैक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों, इसीलिए मैंने बायोलॉजिकल फैक्टर भी यहां पर लिख दिया ताकि आपसे स्किप ना हो। अब देखो नेचर, नेचर में बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में ही क्या होता है, पालन पोषण होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया ना कि नेचर हेरिडिटी है, नर्चर एनवायरमेंट है, तो यहां पर समझो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब समझ आ गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, नेचर गिवन है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है। अब देखो, नेचर के नीचे मैंने यहां डेफिनेशन क्या लिखी है, इट रेफर्स टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस और ट्रेड्स इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स। नेचर किस चीज को रेफर करता है कि जो जेनेटिक या ट्रेड्स आपको इनहेरिट हुई हैं, आपको मिली हैं, कहां से, पेरेंट्स से, तो उसे हम नेचर कहेंगे। सो ऑल एंड ऑल हेरिडिटी। अब वहां पर क्या है, इट इज अबाउट अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या है कि बच्चे का पालन एंड पोषण, ओके। तो बच्चे का, या फिर ये कह लो कि डेवलपमेंट। तो इट इज अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड और द एनवायरमेंट इन विच चाइल्ड ग्रोज। देखो, बच्चे ने यहां पर ट्रेड्स और जीन्स तो ले लिए हेरिडिटी से, लेकिन एनवायरमेंट में बच्चा ग्रो करता है, ठीक है। एनवायरमेंट में बच्चा ग्रो करता है। जैसे कि देखो, आपने एक प्लांट उगाना है तो आपने सीड को दबा दिया सोइल में। अब जब प्लांट ग्रो करेगा उसमें किसका रोल होगा, अब एनवायरमेंट का रोल होगा, ठीक है। कि कैसी लाइट मिल रही है, कितना तरीके से प्लांट में पानी डाला जा रहा है, कितनी उसकी देखभाल की जा रही है, राइट। सो इन द सेम वे बच्चा किस में ग्रो करता है, बच्चे की अपब्रिंगिंग कहाँ होती है, एनवायरमेंट में। सो नर्चर जो है इट रेफर्स एनवायरमेंट। सिंपल, आगे समझ में। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए लिखी है, कई बार एग्जामिनर डेफिनेशन भी दे देता है, तो आप ये डेफिनेशन अपने नोट्स में उतार लेना, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, कुछ ऐसे फिलोसोफर रहे जिन्होंने कहा भाई नेचर इज इंपॉर्टेंट, कुछ फिलोसोफर ऐसे आए जिन्होंने कहा नो, नॉट नेचर बल्कि नर्चर इज इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों में तो आर्ग्यूमेंट होती रही। देखो, जैसे कि प्लेटो एंड सोक्रेटिस। अब ये जो दोनों फिलोसोफर थे, इन्होंने कहा चाइल्ड इज बोर्न विद इंटेलिजेंस, टैलेंट्स एंड स्किल्स। यहां पर क्या समझे, प्लेटो एंड सोक्रेटिस ने ये कहा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके पास इंटेलिजेंस, टैलेंट्स एंड स्किल्स होते हैं, जो उसको कहां से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब देखो, ये यहां क्या कहते हैं कि बच्चे को ये सारी चीजें मिलती हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस। तो यहां पर ये किस चीज को नेग्लिजेंट करते हैं, ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के बिना बच्चे को इंटेलिजेंस, टैलेंट्स एंड स्किल्स मिलते हैं। तो एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे को सारी चीजें हेरिडिटी से मिलती हैं। और ये बात
इन दोनों ने कही है, ध्यान रखना। अब आते हैं जॉन लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉन लॉक ने कहा कि माइंड बिगिंस विद ब्लैंक स्लेट। इन्होंने कहा कि जो माइंड है ना बच्चे का, जब वो पैदा होता है तो उसका माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, मतलब बिल्कुल कोरा स्लेट जिसके अंदर कुछ नहीं है, राइट। एंड नॉलेज इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। आई थिंक यहां पर आई शुड राइट डाउन एक्सपीरियंस। तो यहां पर जॉन लॉक क्या कहते हैं कि जो बच्चे का माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और इस ब्लैंक स्लेट में आप नॉलेज को कैसे इंस्टिल करोगे? नॉलेज को इंस्टिल किया जा सकता है बाय एक्सपीरियंस एंड बाय लर्निंग। अब देखो, आपको एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कहां से होती है? एनवायरमेंट से होती है। आप टाइम टू टाइम नई चीजें सीखते हो, नया नया चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट। तो दैट मीन्स कि जॉन लॉक यहां पर डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एनवायरमेंट को। जॉन लॉक कह रहे हैं कि एनवायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने यहां पर ये डेफिनेशन बताई प्लेटोज एंड सोक्रेटिस की एंड जॉन लॉक की। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर सीटेट में या टेट में नहीं आएंगे तो केवीएस, एनवीएस, DSSS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैं एक चीज दोबारा से रिपीट कर दूं, जो ये सीरीज है ना, ये हर एक टीचिंग एग्जाम में आपके काम आएगी। और इस तरीके से बच्चों आपने पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने एक बार टेट निकाल दिया, फिर दोबारा से जब आप DSSS, केवीएस, एनवीएस या अदर एग्जाम्स दोगे तो आपको दोबारा से फिर CDP करनी पड़ेगी। बेटर है ना कि आप एक बार चीजों को खत्म करके बैठो भाई, दोबारा क्यों उठानी है बुक? DSSS में फिर इतने सारे सब्जेक्ट और आएंगे, और चीजों पर ध्यान देना। अभी इसको CDP को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो मैं इसीलिए डिटेल में कराती हूं, तो इसके पीछे रीजन है। तो देखो, जॉन लॉक ने जब ये डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्लेट है। इस ब्लैंक स्लेट में नॉलेज एंड इस ब्लैंक स्लेट को तब भरा जा सकता है, या बच्चे के माइंड को तब भरा जा सकता है जब बच्चा लर्निंग एंड एक्सपीरियंस लेगा एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब इन्होंने ये डेफिनेशन दी, तो क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये कहा किसने था? तो आपको टिक करना है जॉन लॉक ने। अब इसके अलावा इस डेफिनेशन का एक नाम है टबूला रस। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि टबूला रस, ये जो टर्म है ये किसने दी थी? देखो बच्चों, ये दी थी जॉन लॉक ने। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि टबूला रस का मीनिंग क्या है? यहां पर मीनिंग है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये किसने दी डेफिनेशन, सॉरी ये टर्म किसने दी। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया टबूला रस का मीनिंग क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो, मैं इसी एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बता रही हूं, आए हैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया? ये पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी? जॉन लॉक ने दी थी। अब चौथा क्वेश्चन देखो यहां से क्या बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि जॉन लॉक ने किस चीज पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया था? तो जॉन लॉक ने एक्सपीरियंस एंड लर्निंग पर ही एम्फेसाइज किया था कि बच्चे के माइंड में नॉलेज तभी इंस्टिल होगी जब वो एनवायरनमेंट से लर्निंग लेगा एंड एक्सपीरियंस लेगा। फाइन, लेकिन हमने हमेशा इनकी डिबेट तो पढ़नी है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर एसेंशियल। जैसे कि एक रेसलर है, ठीक है, एक रेसलर है, तो अब एक रेसलर को अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको मसल्स वगैरह बनाने के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। सो उसी तरीके से हम एनवायरनमेंट को नहीं भूल सकते, ठीक है। अब एक बच्चे में या किसी भी इंसान में एक तरीके का जो कैपेसिटी, मेंटल अपीयरेंस, मेंटल पोटेंशियल मिलता है, फिजिकल अपीयरेंस आती है, तो वो हेरिडिटी से आती है। तो हम हेरिडिटी को भी नहीं भूल सकते। तो हेरिडिटी को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत है, राइट। क्योंकि हेरिडिटी में चलो एक बच्चा जो है हेरिडिटी से कुछ पोटेंशियल लेकर आ गया, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो जो पोटेंशियल है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो उसको डेवलप करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये आज का एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसमें एक मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बता देती हूँ। वैसे तो इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत वास्ट नहीं है, एक दो पॉइंट आप याद रखना कि देखो एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में। पहले तो एक चीज समझो कि अगर हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता तो फिर तो एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं थी, ना ही एनवायरमेंटल फैक्टर की जरूरत थी, ना ही एजुकेशन की जरूरत थी, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, क्योंकि सब कुछ पका पकाया तो हेरिडिटी दे रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन, ये बात समझे आप कि अगर हेरिडिटी सब कुछ होता ना तो सब कुछ मेड अप हमें पका पकाया मिल रहा है, कहां से? हेरिडिटी से। तो फिर एजुकेशन की क्या जरूरत? यहां पर इस चीज को समझे। यहां पर मेरा कहने का मतलब है सब कुछ हेरिडिटी नहीं है, यहां से पका पकाया सब कुछ नहीं मिलता, इसको पकाना पड़ता है फिर एनवायरमेंट में, और एजुकेशन जो है वो एनवायरमेंट का पार्ट है, राइट। सो एजुकेशन ना उन सभी एलिमेंट को रिमूव करती है जो एलिमेंट बच्चे के बिहेवियर, बच्चे की ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, राइट। सो यहां पर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस पे आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नेचर एंड नर्चर, दैट मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों का बहुत रोल होता है, और दोनों का रोल मतलब 50-50% होता है। हम ये नहीं कह सकते ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, राइट। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के इंटरेक्शन के बाद अगर कोई भी हिंड्रेंस बच्चे में बच जाती है, बच्चे को जो डेवलप करने से रोक रही है, उस हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है? एजुकेशन रिमूव करती है। इसी के साथ साथ एक टीचर के लिए ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर बच्चा कहीं पर लैग कर रहा है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे कि बच्चा अगर एनवायरनमेंट में कहीं लैग कर रहा है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर बच्चे को एक्सपोजर दिया जाए, ताकि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसके अलावा मैं एक बात कहकर एंड करूंगी इस पूरे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के सेशन को। एक तो जितना भी मैंने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कराए, इन सारी वीडियोस को मैं कंपाइल करके एक वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आपको पार्ट्स में ना देखने पड़े, राइट। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताई, मैं दोबारा बताती हूं कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, इनका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, ना कि इसका एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। मतलब जमा और घटा नहीं है, बल्कि गुणनफल है। हिंदी में इसे गुणनफल कहते हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है दैट इज मल्टीप्लाइड, नॉट एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। फाइन। और ये लाइन किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, ये भी नाम याद रखना। ये बात कही थी वुडवर्थ एंड मार्क्विस ने। वुडवर्थ एंड मार्क्विस ने कहा था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट एडिटिव, रादर दे आर मल्टीप्लाइड। फाइन। तो यहां पर हमारा जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है बिल्कुल क्लियर होता है। कल हम बात करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस पर। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पर जुड़ सकते हो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और डेली हमारी 9 o'clock CDP का लाइव सेशन होता है, तो आप आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।